हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीको फ्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है और इनके सदस्यों की योग्यता क्या होती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं संसद। और संसद के फ्रेंड्स कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। 2 सदन फ्रेंड्स कौन कौन से? तो पहला सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो फ्रेंड ये तो होते हैं संसद के 2 सदन। और वहीं फ्रेंड्स हमसे पूछ लिया जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स संसद के अंग होते हैं 3। अगर अंग की बात करें तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो फ्रेंड्स अंग होते हैं 3 अंग। फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट, यानी हम इनको बोल सकते हैं राष्ट्रपति। तो संसद के अंग अगर फ्रेंड्स पूछ लिया जाए तो 3 होते हैं और वहीं सदन पूछ लिया जाए तो 2 होते हैं। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें संसद का मुख्य कार्य क्या होता है, तो संसद का मुख्य कार्य होता है केंद्र तथा राज्यों में विधि का निर्माण करना। यह संसद का मुख्य कार्य होता है। और वहीं फ्रेंड्स पूछ लिया जाए कि जो लोकसभा है ये संसद का कैसा सदन है, तो यह संसद का निम्न सदन है। फ्रेंड्स कैसा सदन है? निम्न सदन है। और वहीं फ्रेंड्स बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा फ्रेंड्स संसद का कैसा सदन है? तो यह एक उच्च सदन है। और वहीं फ्रेंड्स हम बात करें जो निम्न सदन है इसको राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा को फ्रेंड्स कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और वहीं फ्रेंड्स राज्यसभा के क्षेत्र में अगर पूछ लिया जाए तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? फ्रेंड्स यह एक उच्च सदन है और इसको भंग नहीं कर सकते। फ्रेंड्स फिर एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि जो हमारा संसद है इसका गठन कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो संसद का जो गठन है आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। और वहीं फ्रेंड्स बात करें लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल यानी कौन सा अनुच्छेद है, तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद है 81। वहीं बात कर लें फ्रेंड्स राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 80। या फिर फ्रेंड्स इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? सरला। सा से हो जाएगा फ्रेंड्स संसद और संसद के लिए आर्टिकल हो जाएगा 79 और रा से हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के लिए आर्टिकल हो जाएगा 80 और ला से हो जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा के लिए फ्रेंड्स आर्टिकल क्या होगा? 81। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं यह संसद, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेदों को। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें कि जो लोकसभा है इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स लोकसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है वो फ्रेंड्स कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 550। और वर्तमान में इस समय जो लोकसभा में कितनी सीटें मतलब पूर्ण है, तो 545 सीटें इस समय पूर्ण है और 5 सीटें कैसी हैं? रिक्त हैं। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम सीट कितनी होती है, तो फ्रेंड्स राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250। और 250 में फ्रेंड्स 245 इस समय राज्यसभा सीटें पूर्ण हैं और 5 सीटें कैसी हैं? रिक्त हैं। अगला फ्रेंड्स यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो लोकसभा है इनके सदस्य बनने के लिए यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स लोकसभा सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता होनी चाहिए भारतीय नागरिक हो, यानी भारतीय नागरिक हो। और दूसरी योग्यता फ्रेंड्स होती है आयु सीमा 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी 25 वर्ष का अगर कोई नागरिक है तो वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य है।
वहीं फ्रेंड्स हम बात करें राज्यसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहली योग्यता तो फ्रेंड्स सेम रहने वाली है कि कैसा हो, भारतीय नागरिक हो। और वहीं दूसरी जो योग्यता है, आयु सीमा कितनी पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष। तो ये हो जाएगी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। वहीं फ्रेंड्स यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो लोकसभा है इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स लोकसभा की जो निर्वाचन प्रक्रिया है यानी इसका जो चुनाव है वो कैसे होता है, तो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। यानी इसमें भागीदार कौन होता है, तो डायरेक्ट जनता होती है। और किस प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा लोकसभा का निर्वाचन होता है। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलए वोट करते हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन सीधे राज्यसभा के लिए होता है। यानी अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो फ्रेंड्स कितने सदस्यों को करता है, 12 सदस्यों को। भाई फ्रेंड्स हम बात करें जो जनता सीधे वोट देती है, तो जो लोकसभा सदस्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन लोकसभा सदस्यों को हम लोकसभा एमपी कहते हैं। यानी लोकसभा एमपी, एमपी का मतलब फ्रेंड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद सदस्य। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें यहां जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो फ्रेंड्स किसके लिए होता है, राज्यसभा एमपी के लिए होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आरएस मतलब राज्यसभा, यानी यहां जो फ्रेंड्स सदस्य चुना जाता है उनको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा एमपी, और यहां फ्रेंड्स बोलते हैं लोकसभा एमपी बोलते हैं। भाई फ्रेंड्स हम बात करें कि जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो फ्रेंड्स लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष। और वहीं राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है फ्रेंड्स, 6 वर्ष। वहीं फ्रेंड्स हम बात करें कि जो लोकसभा है इसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी यहाँ जो पीठासीन सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अध्यक्ष है यह अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को देता है। और वहीं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है फ्रेंड्स, तो अध्यक्ष को देता है। वहीं फ्रेंड्स जो राज्यसभा है इसमें पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो इसमें पीठासीन अधिकारी होते हैं सभापति और उपसभापति। और फ्रेंड्स इसमें जो राज्यसभा का सभापति होता है यही हमारे होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही फ्रेंड्स राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये सौंपता है सभापति को। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब विरोधाभास की स्थिति होती है यानी गतिरोध की स्थिति होती है, तो ऐसे समय पर क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो फ्रेंड्स किसके पास है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद कहता है 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इनमें जो भी मतभेद की स्थिति
उत्पन्न होती है उसका सॉर्ट आउट कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।